हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता। आज 2 जुलाई की आज की हमारी जो डेली करंट अफेयर्स होने वाली है द हिंदू न्यूज एनालिसिस पर आज हम उस पर बात करेंगे। आज के जो हमारे विषय होने वाले हैं, यूरोपीय परिषद के बारे में बात करेंगे। इसमें अध्यक्ष चुने जा चुके हैं, तो अध्यक्ष के समझेंगे कौन है और यूरोपीय परिषद के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। मिनामी तोरीशिमा द्वीप, ये कहाँ का द्वीप है और इसका ये जो आइलैंड है वो क्या इसका नया विकास हुआ है, इसके बारे में समझेंगे। संथाल आदिवासी समुदाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है और आज की इसलिए है क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिएगा। लुप्तप्राय बोर्नियो हाथी, लुप्तप्राय बोर्नियो हाथी क्यों खबर में आ गया है, चर्चा में चला आ रहा है, इसको समझेंगे। आतंकवाद वित्त पोषण को रोकने में भारत की सफलता, तो आतंकवाद को वित्त पोषण जो होता है भारत ने कैसे रोका है और FATF की इसमें क्या भूमिका है, इसको समझेंगे। अन्य खबरें, जो कि 2 खबरें हमारी होती हैं यहाँ पर समझ। टोटल आज हमारी 7 खबरों की बात करेंगे और आज के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए टॉपिक होने वाला है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ में हमारा ऐप आ चुका है, एंड्रॉइड ऐप है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नट लर्निंग ऐप। यहाँ पर आप लोग डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज वगैरह लगा सकते हो। ध्यान रखिएगा, टेस्ट सीरीज वगैरह आप लोग लगा सकते हो और एग्जाम्स के इंपोर्टेंट रहता है टेस्ट सीरीज। तो सभी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज आपको इस ऐप पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले स्टोर से सर्च भी कर सकते हो, नट लर्निंग ऐप। यूरोपीय परिषद, आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है यूरोपीय परिषद, सबसे पहले हम देख लेते हैं। यूरोपीय परिषद की जो बैठक है आप देख पा रहे हो, लेकिन इसमें बीच में कोई खड़ा है, अब कौन खड़ा है इसको देख लेंगे हम, ठीक है। और पीछे देखोगे तो सिटिंग में कुछ अध्यक्ष लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूरोपीय परिषद की। तो चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने महामहिम एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर बधाई दी है। कहा जा रहा है कि यूरोपीय जो परिषद है वहां पर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा चुनी गई है और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, मतलब कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनको बधाई दी गई है। यूरोपीय परिषद के बारे में समझें। यूरोपीय संघ की संस्था है, क्या है यूरोपीय संघ की, यूरोपीय परिषद एक संस्था है। यूरोपीय संघ आपको पता होगा जो यूरोपीय देशों का मिले हुआ जुला एक रूप है, तो संस्था है। यूरोपीय संघ की सामान्य राजनीतिक दिशा और प्राथमिकताओं को यह परिभाषित करती है। इसी 1974 में 1974 में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष और सरकार के प्रमुखों के बीच में चर्चा के लिए अनौपचारिक मंच के रूप में इसको बनाया गया था। तो 1974 में बनाया गया था। यूरोपीय जो परिषद है, इस यूरोपीय परिषद को जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं यूरोपीय संघ देशों के और सरकारों के बीच जो प्रमुख हैं उनकी चर्चाएं हो सके, उन चर्चाओं के लिए यूरोपीय परिषद का गठन किया गया था। और इसके प्रमुख कौन बने हैं, अभी अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा बनी हुई है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। मास्ट्रिच की संधि क्या है, तो इस संधि के तहत यूरोपीय परिषद ने यूरोपीय संघ के लिए प्रेरणा और सामान्य राजनीतिक दिशा निर्देशन प्रदान करने के लिए एक औपचारिक दर्जा और भूमिका हासिल की हुई है। मास्ट्रिच जो संधि है। सदस्य की बात की जाए तो यूरोपीय परिषद के 27 सदस्य इसमें शामिल हैं, जो यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सरकार के प्रमुख हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, आमतौर पर 4 साल में 4 बार मिलती है। कौन मिलती है, अध्यक्ष आमतौर पर साल में 4 बार मिलती है, लेकिन राष्ट्रपति तत्काल मुद्दों को संबोधित करने के लिए अतिरिक्त बैठकें भी बुला सकता है। ध्यान रखिएगा, वैसे इसकी 2 साल में होती है। इसके कार्य क्या है, अगर कार्यों की बात की जाए, यूरोपीय संघ की समग्र दिशा और राजनीतिक प्राथमिकताओं पर निर्णय लेता है। क्या लेता है, जो यूरोपीय संघ की दिशा और राजनीतिक प्राथमिकताएं प्रायोरिटी बेसिस पे निर्णय लिए जाते हैं, उसके माध्यम से यूरोपीय परिषद की बैठक होती है, वो निर्णय लेता है, लेकिन कानून पारित नहीं करता। ध्यान रखिएगा, लेकिन कानून पारित नहीं करता है। यह जटिल और संवेदनशील मुद्दों से निपटता है जिसे अंतर सरकारी सहयोग के निचले स्तरों पर हल नहीं किया जा सकता, जिसको लोअर लेवल पर हल नहीं किया जा सकता है, इसको यह जो संवेदनशील मुद्दे हैं वहां पर परिषद में आकर निपटा जा सकता है। यूरोपीय संघ की आम विदेश और सुरक्षा नीति निर्धारित करता है। यूरोपीय संघ की जो विदेश नीति है या फिर सिक्योरिटी की पॉलिसी है वह यूरोपीय परिषद में निर्धारित होती है। यूरोपीय संघ के रणनीतिक हितों और रक्षा के जो निहितार्थ होते हैं उसको यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। तो यूरोपीय परिषद वेरी इंपोर्टेंट है यूरोपीय संघ के मामले में। कहा जा सकता है कि यूरोपीय संघ के जितने भी मामले निर्णय लिए जाते हैं यूरोपीय परिषद के माध्यम से ही निर्णय लिए जाते हैं, आप ऐसे समझो, ठीक है। ईसीबी और क्या है, ईसीबी और आयोग जैसे कुछ उच्च प्रोफाइल यूरोपीय संघ स्तर की भूमिकाओं के लिए नामित और नियुक्त करते हैं किसको, उम्मीदवारों को, ठीक है। मुख्यालय की बात किया है तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय, किसका,
यूरोपीय परिषद का बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। मिनामी तोरिशिमा द्वीप, ये जो आप देख पा रहे हो कि एक त्रिभुज के आकार का नजर आ रहा है ना, मिनामी त्रिकोण, मिनामी तोरिशिमा द्वीप की बात करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए और ऐप को डाउनलोड करके आप लोग टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। नाम है नट लर्निंग ऐप, और टेस्ट सीरीज यहाँ पर फ्री में लगा सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे यूपीएससी की हो, यूपी पीसीएस की हो, आरओ की हो, किसी भी एग्जाम की हो, टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हो विद टीचिंग तक की। मिनामी तोरिशिमा द्वीप की बात करें तो एक ही साइंटिस्ट के शोधकर्ताओं ने समुद्र तल के इलेक्ट्रिक कार बैटरी बनाने के लिए महत्वपूर्ण लगभग 230 मिलियन मीट्रिक टन खनिजों का भंडार पाया हुआ है। कहां पर पाया है? मिनामी तोरिशिमा द्वीप के समुद्र तल पर पाया है। किसने पाया? इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी ने। मिनामी तोरिशिमा द्वीप के बारे में समझें तो उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक अलग जापानी प्रवाल अटॉल है। क्या है? जापानी प्रवाल अटॉल है, जिसे मार्कस द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आप एग्जाम में आए तो आप बता सकते हो मार्कस द्वीप के नाम से भी इसको जाना जाता है। उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित यह जापान से संबंधित सबसे पूर्व में स्थित है। जापान ट्रेंच के बाद प्रशांत प्लेट पर एकमात्र जापानी क्षेत्र है। यह मध्य टोक्यो से 1950 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो ये आप देखोगे तो मैप में जापान के पास में इसकी स्थिति देखने को मिलेगी। इस द्वीप का आकार समबाहु त्रिभुज के जैसा है। कैसा है? समबाहु त्रिभुज के जैसा है। एक उभरती हुई प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित हुआ है, जो प्रत्येक तरफ से 2 किलोमीटर और चारों ओर 6 किलोमीटर पर देखने को मिलती हैं। कौन? प्रवाल भित्तियां। इसका भूभाग समतल है। इसकी ऊंचाई 9 मीटर है लगभग, लेकिन भित्ति के बाहर एक खड़ी चट्टान है जो लगभग 1000 मीटर की गहराई को प्रदर्शित करती है। आसपास का पानी सबसे गहरे स्तर पर लगभग 6000 मीटर के नीचे चला जाता है। यहाँ की जलवायु की बात करें तो उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र स्थित है। इस द्वीप में समुद्री जलवायु है। औसत वार्षिक तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर देखने को मिलता है। इस द्वीप की जो आधार रेखा है विशेष आर्थिक क्षेत्र के लगभग 4,30,000 वर्ग किलोमीटर है, जो जापान की भूमि से भी बड़ी है। ध्यान रखिएगा, इस द्वीप की जो आधार रेखा है वो विशेष आर्थिक क्षेत्र लगभग 4,30,000 वर्ग किलोमीटर है, जो जापान क्षेत्र की भूमि से भी बड़ी है। संथाल आदिवासी समुदाय, आज की हमारी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट खबर है। संथाल आदिवासी समुदाय देखते हैं और इसके बारे में समझते हैं। प्रधानमंत्री ने संथाल आदिवासी समुदाय के बलिदान और वीरता को श्रद्धांजलि दी है भवतापूर्वक। किसने दी है? भारत के प्रधानमंत्री ने दी है, और उनके बलिदान और वीरता के लिए 1857 में इन्होंने क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसको हम यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। संथाल आदिवासी समुदाय के बारे में बात करें तो भारत में गोंड और भील के बाद तीसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति का समुदाय है। याद रखिएगा, कौन सा है? अनुसूचित जनजाति का समुदाय है। तीसरे नंबर पर, सबसे पहले पर आता है भारत में गोंड, दूसरे पर आता है भील, और फिर तीसरे पर आता है कौन सा? संथाल। ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा आवासीय क्षेत्र देश के पूर्वी हिस्से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में देखने को मिलता है। सबसे अधिक ये 4 राज्यों में देखने को मिलती है। भाषा की बात की जाए तो इनकी भाषा संताली है, जो कि मुंडा भाषा खैरवारी की एक बोली है। याद रखिएगा, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा जिसको कहते हैं, खैरवारी की बोली कहते हैं मुंडा को, वही इनकी भाषा है। ओई चिकी लिपि में लिखी गई संथाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं में से एक माना गया है। तो 8वीं अनुसूची में भी संथाली भाषा को दर्जा दिया गया है। संथाल की बात किया है तो छोटा नागपुर पठार पर बसने से पहले खाना बदोश जाती थी। ध्यान रखिए, तो अभी वर्तमान में छोटा नागपुर पठार पर भी पाई जाती है। राज्यों को मैंने बताया आपको, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में देखने को मिलती है। 18वीं सदी के अंत तक ये झारखंड के संथाल परगना में केंद्रित थी। वहां से ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बस चुकी है। इनका धर्म कैसा है? तो इनका धर्म प्रकृति पूजा के, मतलब कि प्रकृति को पूजते हैं। इन्हें अपने गांव में जाहिर मतलब पवित्र उपवन है, वहां पर पूजा करते देखा जा सकता है। इनकी पारंपरिक पोशाक की बात की जाए तो पुरुषों के लिए धोती, गमछा, और महिलाओं के लिए आमतौर पर नीली और हरे रंग की चेक वाली साड़ी होती है, जो कि महिलाएं आमतौर पर टैटू बनवाती है। आप देख सकते हो, है ना, ये साड़ी और ये गमछा और लगाए हुए हैं। तो महिलाएं क्या बनवाती है? टैटू भी अपने शरीर पर बनवाती हैं। धोती और गमछा पुरुषों की है, और नीली साड़ी, हरे रंग की चेक वाली साड़ी फीमेल की है। संथाल समाज में विवाह के विभिन्न रूप मिलते हैं, जैसे भाग जाना, विधवा पुनर्विवाह, लिविरेट, जबरन दुर्लभ, वह विवाह जिसमें एक पुरुष को उस महिला से विवाह करने के लिए मजबूर किया जाता है, उस जिसे उसने गर्भवती किया है, उसको भी स्वीकार किए जाते हैं। तो विवाह के यहाँ पर कई सारे प्रतिरूप मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर भाग जाना, विधवा पुनर्विवाह बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है एग्जाम।
संथाल समाज में तलाक वर्जित है। ध्यान रखिएगा, क्या तलाक संथाल समाज में वर्जित नहीं है। ध्यान रखिए, क्या नहीं है, वर्जित नहीं है। संथाल समाज में तलाक वर्जित नहीं है। कोई भी जोड़ा दूसरे को तलाक दे सकता है, ध्यान रखना है आपको। अगर इनके व्यवसाय की बात करें, व्यवसाय क्या है, तो अधिकांश संथाल कृषक करते हैं। क्या करते हैं, खेती करते हैं, जो खेतों और जंगलों पर निर्भर है। इनकी सहायक आय महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक मौसमी वन संग्रह पर आधारित है। संथाल जीवन का अभिन्न अंग नृत्य और संगीत पर व्यतीत करते हैं। इनके घरों को ओलाह कहा जाता है। इनकी बाहरी दीवारों पर 3 रंगों का एक खास प्रतिरूप भी देखने को मिलता है, जिसमें नीचे का हिस्सा काली मिट्टी से, बीच का हिस्सा सफेद से और ऊपर का हिस्सा लाल मिट्टी से रंगा होता है। तो इनके व्यवसाय और घरेलू कार्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मैंने आपको बताया है। संथाल विद्रोह की बात करें और एग्जाम में से 1 से 2 क्वेश्चन आना इंपोर्टेंट रहते हैं। संथाल विद्रोह ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह की सबसे उल्लेखनीय घटनाओं में से एक है, क्योंकि संथाल विद्रोह 1855 और 57 में हुआ था। कब हुआ था संथाल विद्रोह? 1855-1857 में हुआ था। यह भारत का पहला बड़ा किसान विद्रोह था, जो 1793 में स्थायी भूमि बंदोबस्त के लिए प्रेरित था। इसका नेतृत्व सिद्धू और कानू ने किया था और यह बिहार राज्य के क्षेत्रों में फैला हुआ था। तो सिद्धू कानू का नेतृत्व के दौरान सिद्धू कानू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि संथाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? सिद्धू कानू में हुआ था नेतृत्व में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। लुप्तप्राय बोर्नियो हाथी। लुप्तप्राय बोर्नियो हाथी की बात करें तो बोर्नियो द्वीप के मलेशियाई हिस्से सबा और इंडोनेशियाई हिस्से कालीमंतन में, यहाँ पर कालीमंतन के जंगलों के मूल रूप से पाए जाने वाला जो बोर्नियो हाथी है, वो अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ मतलब कि IUCN की लाल सूची में लुप्त प्राय में वर्गीकृत किया गया। किसमें? लुप्त प्राय में वर्गीकृत किया गया IUCN की रेड डाटा बुक में, ध्यान रखिएगा, रेड डाटा बुक में इसको किया गया। तो बोर्नियो कहाँ के? मलेशियाई हिस्से में भी पाया जाता है, कालीमंतन के जंगलों में। बोर्नियो हाथी के बारे में बात करें, बोर्नियो हाथी एशियाई हाथियों की सबसे छोटी उपप्रजाति है, जो कि बोर्नियो द्वीप की स्थानिक प्रजाति के रूप में जाना जाता है। अगर इसके वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो एलिफस मैक्सिमस और बोर्नेसिस इसका पूरा वैज्ञानिक नाम है। बोर्नियो पिग्मी हाथी भी कहा जाता है। क्या कहता है? बोर्नियो पिग्मी हाथी भी कहा जाता है। यह एशिया अफ्रीका के अन्य हाथियों की तरह है। बोर्नियो हाथी शाकाहारी होते हैं। उनके आहार में घास, पत्ते, छाल और फल सहित विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां शामिल होती हैं। ये कोई मांस वगैरह नहीं खाते, ये शाकाहारी होते हैं। संरक्षण स्थिति और संकट के कारण की बात करें तो IUCN और एशियाई हाथी विशेषज्ञ समूह की विशेषज्ञ टीम के द्वारा ट्रैकिंग के आंकड़ों के अनुसार बोर्नियो हाथियों की वर्तमान जो आबादी है लगभग 1000 हाथियों की संख्या रह गई है। इसमें से लगभग 400 वयस्क ही प्रजनन योग्य हैं, बाकी 600 नहीं है। पिछले 4 दशकों में इनके वन आवास का आधे से अधिक 60% मुख्य भूमि से कटाई और वाणिज्यिक तेल पॉम के कारण इनके विस्तार नष्ट हुआ गया है। तो क्या हो गया है? पिछले 4 दशकों में जो वन है, वन की कटाई हो रही है, वाणिज्यिक तेल निकाला जा रहा है, जिनके वृक्षारोपण के कारण इनके जो विस्तार आवास हैं उनका विखंडन हो गया है। सड़कों और मानव बस्तियों जैसे रैखिक बुनियादी ढांचे के कारण भी हाथियों के उनके मुख्य निवास के क्षेत्रों में स्थानांतरित होने की क्षमता को बाधित कर दिया है, जो कि उनकी दुर्दशा की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। तो क्या किया है? स्थानिक जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर उनके स्थानिक स्थान है, वहां पर घर बना लिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कर लिया है, तो उनके जो आवास है, गलियारा है, उसको भी बाधित हुआ है, जिससे उनका विखंडन हो गया है, विनाश हो रहा है आवासों का। ये बड़ी चिंतनीय बात है। आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने में भारत की सफलता। तो यहाँ पर आतंकवादी FATF और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, यहाँ पर भारत ने कैसे रोका है आतंकवादी वित्तपोषण को, समझते हैं। चर्चा में क्यों है? तो वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, जिसको हम शॉर्टकट में FATF कहते हैं, सिंगापुर में आयोजित अपनी बैठक में भारत की पारंपरिक मूल्यवान रिपोर्ट को अपनाया है। किसके अपनाया है? जो सिंगापुर में FATF की बैठक हुई है, इसमें भारत की पारंपरिक जो मूल्यांकन रिपोर्ट है इसको अपना लिया गया है। इस रिपोर्ट ने भारत को नियमित अनुवर्ती श्रेणी में रखा है। किसमें? नियमित अनुवर्ती श्रेणी में रखा है। ऐसा सम्मान है जो केवल 4 G20 देशों को ही मिला हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नियमित अनुवर्ती, रेगुलर कैटेगरी में रखा है, जो केवल 4 जो देश हैं G20 के, उनको शामिल किया गया और सिर्फ भारत को। यह मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के भारत के प्रयासों में से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का भी प्रतीक है। इसके अलावा FATF भारत के विभिन्न प्रयासों की मान्यता भी देता है, जैसे भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, संगठित अपराध से प्राप्त होने वाली आय,
शोधन से मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण से उत्पन्न जोखिम होता है, उसको भी कम करना यहाँ पर उद्देश्य है। मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण जोखिमों को कम करने के लिए नकदी आधारित अर्थव्यवस्था से डिजिटल अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हेतु भारत के द्वारा प्रभावी लागू भी उपाय किए जा रहे हैं। मतलब कि जो नगद है उसको नगद को यहाँ पर न करके यहाँ पर डिजिटल अर्थव्यवस्था में लाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आतंकवादी वित्त पोषण को रोका जा सकता है और उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। नकदी लेन देन पर कड़े नियमों के साथ साथ JAM, जन धन आधार मोबाइल ट्रिनिटी कार्बन जैसी वित्तीय समावेशन और डिजिटल लेन देन में वृद्धि होगी, तब कहीं ना कहीं नकदी लेन देन में कमी आएगी तो वित्त पोषण में भी उनको जोखिम उठाना पड़ेगा। FATF की मान्यता से लाभ की बात करें तो जब मान्यता मिल जाती है तो क्या होगा, तो FATF पारंपरिक मूल्यांकन में भारत का प्रदर्शन देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है, क्योंकि वित्त प्रणाली की समग्र स्थिरता और अखंडता को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। अच्छी रेटिंग से विश्व वित्तीय बाजार और संस्थानों तक बेहतर पहुंच मिलेगी और निवेशकों को भी भरोसा बढ़ेगा। जब अच्छी रेटिंग मिलती है तो वैश्विक बाजार में क्या होती है, जो निवेशक होते हैं वो भारत में एंट्री करने के लिए तत्पर रहते हैं। भारत की तेज भुगतान प्रणाली, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आज आपको पता होगा हर इंसान UPI करता है, रिक्शा वाला भी, चाय वाला भी UPI पेमेंट पे रिसीव करता है और पेमेंट रिसीव भी करता है और ट्रांजैक्शन भी करता है। तो UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वैश्विक विस्तार में भी मदद करेगा। जब इतना तेज भुगतान प्रणाली होगी तो कहीं ना कहीं निवेशक भारत में आने की ओर आकर्षित भी होंगे। यह अंतरराष्ट्रीय मानकों के प्रति देश की प्रतिबद्धता और वित्तीय अपराधों के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में सक्रिय रूप से रेखांकित भी करता है। यह क्षेत्र के देशों के लिए आतंकवादी वित्त पोषण पर अंतरराष्ट्रीय मानकों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बेंचमार्क भी स्थापित करता है। भारत की उत्कृष्ट रैंकिंग सीमा पार से आतंकवाद की वित्त पोषण, मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए वैश्विक प्रयास का नेतृत्व है, उसकी देश की क्षमता को भी यहाँ पर बढ़ाएगा। तो यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि भारत के द्वारा नगदी को खत्म करके डिजिटल को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे यहाँ पर जो प्रतिबद्धताएं हैं वो एक तरीके से एक्टिव रूप में नजर आ रही हैं। ध्यान रखिए। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, अब ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स क्या है इसके बारे में समझते हैं। हाल ही में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 जारी कर दिया गया। इससे एक क्वेश्चन आना स्वाभाविक रहता है। यह इंडेक्स द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट EIU के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसको याद रख लो, द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसके अनुसार वियना देश दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर की श्रेणी में आ गया है। याद रखिएगा, वियना की बात कर रहे हैं। वियना ने लगातार तीसरे साल इस इंडेक्स में पहला स्थान हासिल किया है। पाकिस्तान का कराची और बांग्लादेश की राजधानी ढाका दुनिया के सबसे कम रहने योग्य शहरों की श्रेणी में रखे गए हैं। तो ध्यान रखना है, पाकिस्तान का कराची और बांग्लादेश की राजधानी ढाका दुनिया में सबसे कम रहने योग्य श्रेणी में रखे गए हैं। सबसे ज्यादा कहाँ रहा जा सकता है, वो है वियना में रहा जा सकता है। ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स 173 शहरों को 5 श्रेणियों में रैंकिंग प्रदान करता है। स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा, संस्कृति और पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचा, इन 5 श्रेणियों में इसको देखा जाता है। ठीक है। मनोज कुमार सिंह बने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव। तो यहाँ पर मनोज कुमार जी की फोटो और उत्तर प्रदेश के CM ने यहाँ पर इनको बधाई दी है। तो जल्दी से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आ रही लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। साथ में हमारा ऐप आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो IAS मनोज कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जुलाई 2025 में सेवानिवृत्त होंगे। मुख्य सचिव के रूप में दुर्गा शंकर मिश्रा का स्थान लेंगे। जो अभी दुर्गा शंकर मिश्रा थे उनका भी यह स्थान लेंगे मनोज कुमार सिंह। मनोज कुमार 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं और मूल रूप से झारखंड के रहने वाले हैं। तो ये अच्छी खबर है, तो ध्यान रखिएगा। आज यहाँ पे समाप्त करते हैं। आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।